Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 20, chapter number 17 of second year biology, and it is about plant growth regulatory substances. These are pages number 55 to 57. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss auxin, cytokinins, abscisic acid, ethene, and also we will discuss commercial application of each hormone. Lastly, we will go through certain questions. बेसिकली प्लांट हार्मोन्स प्लांट रेगुलेटरी ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहलाते हैं. इनको फाइटो हार्मोन्स का भी नाम दिया जाता है. इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. एंड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ऑक्सिन की तरफ आ जाते हैं. ये बेसिकली ये एक ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस है. इसको हार्मोन भी कहा जाता है. इंडोल एसिटिक एसिड इसका फार्मूला है और जिसको एब्रिविएशन में कैपिटल आई और कैपिटल ए से शो किया जाता है. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो स्टेम के अंदर इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट इन रीजन बिहाइंड द एपेक्स. तो बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है वो टिप से जस्ट बीनीथ द टिप वो हो रही होती है. और ऑक्सिन जो है वो शूट की टिप पर और रूट की टिप पर प्रोड्यूस हो रहा होता है और नीचे की तरफ उसका फिर फ्लो होता है. सेल डिवीजन है. कैम्बियम के अंदर, कैम्बियम एक लेयर है प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम. उसके अंदर सेल डिवीजन को ये प्रमोट कर रहा है. इसके अलावा इन रूट प्रमोट द ग्रोथ एट वेरी लो कंसनट्रेशन, इनहिबिट ग्रोथ एट हायर कंसनट्रेशन. जैसा कि हमने लेक्चर में एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रूट में जो ऑक्सिन है वो लो कंसनट्रेशन पर होगा तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और अगर हाई कंसनट्रेशन पर होगा तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो रूट हैं वो नीचे की तरफ बेंडिंग करती हैं और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, और जो शूट्स हैं वो ऑपोजिट बेंडिंग करती हैं, मतलब अबव द ग्राउंड, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं. इसके अलावा ग्राफ्टिंग के दौरान भी ऑक्सिन का स्प्रे किया जाता है. सिंथेटिक ऑक्सिन भी बनाए गए हैं, उनका स्प्रे किया जाता है ताकि रूट से जो है या कटिंग्स वगैरह जो होती हैं, कटिंग से रूट्स निकलें और नया प्लांट जो है वो ग्रो किया जा सके. इसी तरह कैलिसिस को भी ऑक्सिन ट्रीटमेंट की जाती है ताकि कैलिसिस के अंदर से शूट और रूट की डिफ्रेंसीशन हो सके. इसके अलावा प्रोमोट बड इनिशिएशन इन शूट्स बट समटाइम एंटागोनिस्टिक साइटोकाइनिन एंड इज इनहिबिटरी. ये शूट्स के अंदर जो बड इनिशिएशन है, मतलब बड में से नई कोम्पलें जो निकलना, उसको ये प्रोमोट कर रहा होता है. लेकिन जब हम साइटोकाइनिन का फंक्शन पढ़ेंगे, कभी कभी ये साइटोकाइनिन जो एक और हार्मोन है वो भी लेटरल बडिंग को प्रोमोट कर रहा होता है, तो उसके एंटागोनिस्टिक वर्क भी ये करता है. प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब तक, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा गार्डनर्स जो हैं वो प्रूनिंग करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं ट्रीज़ की, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा ना बढ़ें. तो जब ट्रीज़ को ऊपर से काटा जाता है तो इस तरह वो उनकी जो लेटरल ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब लेटरल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, वो घने हो जाते हैं. एपिकल डोमिनेंस होती ही ऑक्सिन की वजह से है, क्योंकि ऑक्सिन टिप पर प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से वो प्राइमरी ग्रोथ को इन्हांस करता जाता है, जिसकी वजह से लेंथ तो बढ़ती है प्लांट की, लेकिन फिर वो उसकी लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो नहीं निकलती, वो बढ़ती नहीं है. इस वजह से इस प्रोसेस को हम एपिकल डोमिनेंस का नाम देते हैं. तो इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ भी करता है. फ्रूट ग्रोथ में हम बात करें पार्थिनोकार्पी की. पार्थिनोकार्पी ये वो प्रोसेस है जो नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशली भी इंड्यूस किया जा रहा होता है. उन फ्रूट्स के अंदर जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती ओव्यूल की, तो वो डायरेक्टली ही डेवलप कर जाते हैं. उन ओवरीज़ के अंदर ऑक्सिन की प्रोडक्शन इस तरीके से ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से वो फ्रूट खुद ब खुद ओव्यूल जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसके अलावा कॉज डिले इन लीव सेनेसेंस. लीव सेनेसेंस का मतलब है लीव की एजिंग, मतलब लीव के अंदर वो तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो लीव की एजिंग कर रहे होते हैं, डिटीरियोरेट कर रहे होते हैं उसके अंदर प्रोसेसेस को, और लीव की एज बढ़ती है तो ये डिले करते हैं लीफ एजिंग को. इसके अलावा इनहिबिट एब्सेसिजन. एब्सेसिजन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, तो लीव्स को गिरने से बचाते हैं. इस तरह ये ऑक्सिन जो है ये बेसिकली ग्रोथ रेगुलेटरी या ग्रोथ को इन्हांस करने वाला हार्मोन है. कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं इसमें.
जो लेटरल बर्ड्स हैं वो आपको ए फिगर में डॉर्मेंट दिखाई दे रहे हैं। एपिकल मेरिस्टम बेसिकली, ये एपिकल मेरिस्टम में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से जो ट्री है, जो प्लांट है, वो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है और वो अभी जस्ट प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऊपर की जो एपिकल मेरिस्टम है वो रिमूव कर दी है, तो अब लेटरल ब्रांचेस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो बर्ड थे, जो लेटरल बर्ड्स थे, वो पहले डोमिनेंट कंडीशन में थे, उनको इनहिबिट किया हुआ था, एपिकल डोमिनेंस हुई हुई थी, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन जैसे ही एपिकल मेरिस्टम को रिमूव किया गया, एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो गई और जो लेटरल बर्ड्स थे वो डोमिनेंट कंडीशन से निकल आए हैं। तो अब जो प्लांट है वो लेटरल ब्रांचेस भी प्रोड्यूस कर रहा है और इस तरीके से उसके अंदर जो एपिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म हो गई है। सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा एक पॉट, वो जब उसको एक इरेक्ट कंडीशन में दिखाया गया और एक फॉलिंग ऑफ कंडीशन में, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब ये गिर गया है पॉट, तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन का इफेक्ट है वो साफ वाजे दिखाई दे रहा है। जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ बेंडिंग शो कर रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है ऑक्सीजन की वजह से, और जो शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ बेंडिंग शो कर रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही की वजह से शूट्स जो हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली, ऑक्सीजन की जैसी ही डिस्कवरी हुई है तो उसके बाद केमिस्ट ने लार्ज अमाउंट में सिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब हमें लीस्ट एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसके अलावा ये ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, और प्लांट्स के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते कि वे उसको ब्रेक कर सकें, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। कमर्शियल ऑक्सीजन्स में कुछ हार्मोन्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक हार्मोन में पहला जो है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है। ये हार्मोन फ्रूटिंग को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, प्लांट्स के अंदर नेचुरल फ्रूट सेट को रिटेन रखते हैं। फ्रूट सेटिंग का मतलब ये होता है जिसमें ओवरी को रिटेन किया जाता है। रिटेंशन ऑफ ओवरी बेसिकली इज़ द फ्रूट सेट, ताकि जो ओवरी है उसको कन्वर्ट किया जा सके फ्रूट में। सम टाइम कॉज फ्रूट सेटिंग इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, मतलब अगर वो पोलिनेशन ओव्यूल के अंदर सीड नहीं भी बना, फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुई, तो तब भी ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये सेलेक्टिव वीट किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है। सेलेक्टिव वीट किलर का मतलब ये होता है कि वो ब्रॉड लीव को ख़त्म कर दे और जो मतलब नैरो लीव्स हैं उनको प्रमोट करे। जैसे अगर हम इसे किसी सीरियल क्रॉप्स के अंदर इसको स्प्रे करेंगे तो जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो नैरो लीव्स हैं उनके, वो मोनोकॉट्स हैं, वो बची रहेंगी, और जो ब्रॉड लीव्स हैं, मतलब जो डाइकॉट्स है, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी है किसी और प्लांट की, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा लॉन्स वगैरह में भी यूज़ किए जा सकते हैं। लॉन्स के अंदर हर्बेशियस जो हर्ब्स हैं उनको वीड्स वगैरह को किल करने के लिए। इसके अलावा इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़, आपने देखा होगा पोटैटोज़ के अगर ज़्यादा देर तक पड़े रहें तो वो मुरझा जाते हैं और उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन बर्ड्स उनके ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्टोरेज लाइफ है वो कम हो जाती है, स्टार्च कंज्यूम हो जाती है। तो इसको भी इनहिबिट किया जा सकता है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड से। और इसके अलावा लास्ट है आपके पास प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, जैसे अगर अब फ्रूट पकने से पहले ही गिर जाए तो उससे कमर्शियल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये इसका स्प्रे जो है ये प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप को कम करता है। जैसे कि लीफ एब्सेसिजन को रोक रहा होता है, इसी तरीके से ये फ्रूट एब्सेसिजन को भी कम करता है ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट हार्मोन इज़ जिबरेलिन। जिबरेलिन एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है ऑक्सीजन ही की तरह, और इसको फंगल कल्चर से ऑब्टेन किया जाता है कमर्शियली। इसकी डिस्कवरी भी फंगल कल्चर ही से हुई थी और जापानीज़ बॉटनिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और जिस फंगस से ये प्रोड्यूस होता है उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। बेसिकली जो जापानीज़ बॉटनिस्ट था वो एक डिजीज़ फुलिश सीडलिंग इन राइस को स्टडी कर रहा था, और उसमें उसने देखा कि जो राइस की सीडलिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो वो जो कल्चर्स थे उसके अंदर जब उसने स्टडी किया तो वो फंगस थी जो इस जिब्रेलिन को प्रोड्यूस कर रही थी। तो जिब्रेलिन बेसिकली जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है प्लांट की, और ये क्योंकि ये सेल एनलार्जमेंट कर रहा होता है ऑक्सीजन के साथ साथ ही, इसका ज़्यादातर काम ऑक्सीजन के साथ ही होता है। बिल्कुल ऑक्सीजन ही की तरह ये सेल डिवीजन इंक्रीज़ करेगा। एपिकल मेरिस्टम में, कैम्बियम में बोल्टिंग को प्रमोट कर रहा होता है। बोल्टिंग क्या है? रोजेट प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन के साथ से निकलते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ये गिफ्ट से लेना। तो इनके अंदर बोल्टिंग का मतलब ये होता है कि ये इनकी लेंथ बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको ज़्यादा करता है। इसके अलावा बर्ड इनिशिएशन करेगा। क्राइसेंथेमम कैलस में, मतलब जो टिश्यू कल्चर में क्राइसेंथेमम को ग्रो किया जाता है तो उसके अंदर बर्ड इनिशिएशन भी करता है।
promote leaf growth and fruit growth, may induce parthenocarpine, apical dominance, enhance action of auxins, ब्रेक बर्ड एंड सीड डोमेसी, मतलब ये सारे वो काम कर रहा है जो ग्रोथ को इन्हांस कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ही ये वर्क करता है. समटाइम मे सब्सिट्यूट फॉर रेड लाइट, देयरफॉर प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट वाइल इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट. तो ये एक इसके लिए ह्यूज टॉपिक समझने की ज़रूरत है, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के टॉपिक में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. कॉज डिले इन लीव सेनेसेंस एंड फ्यू स्पीशीज़, तो ये यहाँ पर भी इसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ है कि लीव सेनेसेंस को कम करता है. ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कुछ पॉइंट्स की. इसमें आपको एक फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा होगा एक कैबेज प्लांट, और इसके जो रोजेट लीव्स हैं उनको ट्रीट किया गया है जिब्रेलिक एसिड से, तो उनके दरमियान इंटरनोडल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है. इसके अलावा सेकंड डायग्राम में आपको एक ग्रेप्स दिखाए गए हैं, एक अनट्रीटेड ग्रेप्स हैं और एक वो ग्रेप्स हैं जिनको जिब्रेलिन से ट्रीट किया गया है. तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. थर्ड फिगर में आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है जो सहारा दे रहा है कैबेज प्लांट्स को, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. बेसिकली जो कैबेज प्लांट है वो बाइनियल प्लांट होता है, और इसको 2 सीजन्स चाहिए होते हैं. वो पहले सीज़न में वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग करता है, सीड फॉर्मेशन करता है. तो फर्स्ट सीज़न में इसको ट्रीट किया गया है जिब्रेलिक एसिड से, जिसकी वजह से इनकी जो रोजेट प्लांट जो आपको फर्स्ट 2 पॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें इतने छोटे, और बाकी सारे पॉट्स में असल में यहाँ पर इन तीनों पॉट्स में जिब्रेलिक एसिड डाला गया है, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है और उनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है. कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है जीए की. जीए प्रमोट फ्रूट सेटिंग, फॉर एग्जांपल इन टेंजरीन्स एंड पियर्स, एंड आर यूज फॉर ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द बेरी साइज. तो जिब्रेलिक एसिड जो है फ्रूट सेटिंग कर रहा है. टेंजरीन्स के अंदर जो माल्टे वगैरह है, मतलब उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होती तो फ्रूट सेटिंग मुमकिन बनाई जा सकती है. इसके अलावा पियर्स के अंदर भी फ्रूट सेटिंग हो सकती है. इसके अलावा फॉर प्रोड्यूसिंग सीडलेस ग्रेप्स, जैसे कि आपको मालूम है मार्केट्स में अब ऐसे ग्रेप्स भी आते हैं जो जिनका बेरी साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर सीड्स नहीं होते. इसके अलावा GA3 इज़ यूज्ड इन the brewing industry to stimulate alpha amylase production in barley and this promote malting. GA3 जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर शराब वगैरह और अल्कोहल और ऐसे बेवरेजेस बनाई जाती हैं, उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, और ये माल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं. बेसिकली माल्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें एक कंट्रोल जर्मिनेशन की जाती है, जिसमें जो सीड्स हैं, चाहे वो बार्ले के हो सकते हैं, सॉर्गम के, वीट के, राय के भी, उनको सोक किया जाता है वाटर के अंदर, ठीक है. और फिर जब वो थोड़ी देर उनको रखा जाता है 1-2 आवर्स के लिए, तो वो जैसे ही जर्मिनेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनको निकाल लिया जाता है, मतलब उसी वक्त उनकी जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है, दोबारा से उन्हें ड्राई कर लिया जाता है. तो ये जो माल्टेड ग्रेन है इनको ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब उनके अंदर जो स्टार्च होती है वो कन्वर्ट होने के लिए रेडेबल होती है, मतलब वो इजीली कन्वर्टेबल होती है. इसको हम माल्ट कहते हैं. उस प्रोसेस को जिसके दौरान ये सारा किया जाता है उसको माल्टिंग कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो GA है वो राइपनिंग को डिले कर रहा है, मतलब ज़्यादा पकने नहीं देता फ्रूट को, तो इस वजह से बनानास की और ग्रेप फ्रूट्स की जो स्टोरेज लाइफ है उसको भी ये इम्प्रूव कर रहा है. नेक्स्ट थर्ड ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन प्रोमोट स्टेम ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम. जिस तरीके से बाकी 2 हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से इसने भी ग्रोथ प्रोमोट करनी है, तो लिहाजा ये भी सेल डिवीजन करेगा एपिकल मेरिस्टेम में, कैम्बियम में. इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ. प्राइमरी रूट वो रूट होती है जो रेडिकल से निकलती है, तो उसको प्राइमरी रूट ग्रोथ कहते हैं. तो ये ज़्यादातर लेटरल रूट ग्रोथ को इन्हांस करता है. इसी तरह बर्ड इनिशिएशन भी करेगा, लीफ ग्रोथ भी करेगा, फ्रूट ग्रोथ भी करेगा, लेकिन पार्थिनोकार्पी में इसका रोल कम है. लेटरल बर्ड ग्रोथ भी करता है. ऑल्सो ब्रेक बर्ड डॉर्मेंसी, मतलब अगर जैसे ही सीजनल स्विच होता है विंटर से समर की तरफ या स्प्रिंग में, तो ये बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और ग्रोथ को प्रमोट करता है. कॉज डिले इन लीफ सेनेसेंस, प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग.
नेक्स्ट इज़ द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिले करता है लीफ एजिंग को और इस तरीके से वो लीव्स को फ्रेश रखेगा। जैसे कैबेज है, लेटस है, सलाद के जो लीव्स होते हैं, तो इस तरीके से ये लीफ सेनेसेंस को डिले करता है और फ्लावर्स को फ्रेश रखता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सम सीड्स, मतलब ये सीजनल स्विच में सीड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करता है और प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्टार्ट हो चुकी है एब्सिसिक एसिड की, जो एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होने की वजह से ये इनहिबिट करेगा स्टेम और रूट की ग्रोथ को, और ज़्यादातर ये इनहिबिशन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में देखने में आती है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में जैसे कि ड्राउट है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर लॉगिंग है, वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है, सैलिनिटी की कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड प्रमोट करेगा बर्ड और सीड डोरमेंसी। इसके अलावा प्रमोट फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट्स विच इज़ एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज समटाइम्स प्रमोट लीफ सेनेसेंस, मतलब लीफ की एजिंग को भी बढ़ा रहा होता है, लीफ फॉलिंग इन्हांस कर रहा होता है। और लास्ट इज प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब प्लांट्स को वाटर अवेलेबल नहीं होता तो उनके स्टोमेटा क्लोज कर जाते हैं, और ये सिर्फ एब्सिसिक एसिड ही की वजह से पॉसिबल होता है। कमर्शियल एप्लीकेशन की तरफ हम आ जाते हैं। एब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन द ट्री क्रॉप्स टू रेगुलेट द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सीजन। इससे ये आसानी हो जाएगी कि जो प्री मेच्योर ड्रॉपिंग है उससे बचा जा सकेगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन की जाएगी। मतलब जब सारे फल पक जाएंगे तो तब इनका स्प्रे किया जाता है ताकि वो एट अ टाइम एक ही वक्त में गिर सकें, और इस के नतीजे में जो मतलब पिकिंग का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन है वो है इथीन। इथीन बेसिकली स्टेम ग्रोथ को इनहिबिट करता है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, जैसा कि एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है। इसके अलावा रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करेगा, ब्रेक डोरमेंसी ऑफ बर्ड। यहाँ पर इथीन का जो फंक्शन है या जो उसका रोल है वो ऑपोजिट है एब्सिसिक एसिड से, क्योंकि ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। इसके अलावा प्रमोट करेगा फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल एंड प्रमोट फ्रूटिंग, मतलब फ्रूट राइपनिंग भी इन्हांस करेगा। कमर्शियल एप्लीकेशन की तरफ हम आते हैं। इथीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टोमेटोज़ एंड सिट्रस फ्रूट। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन फ्लावरिंग और राइपनिंग में है। ये राइपनिंग करेगा टोमेटोज़ की, सिट्रस फ्रूट की। इसके अलावा जो कमर्शियल कंपाउंड बनाया गया है इथाफोन का, वो यूज़ किया जाता है। उसको जब स्प्रे करते हैं तो वो इथाफोन ब्रेक होके इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस जिससे जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग तेज़ होती है। इसके अलावा रबर प्लांट के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है ताकि जो लेटेक्स का फ्लो है उसको ज़्यादा किया जा सके। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जो अनराइपन बनानास हैं उनको एप्पल के साथ रख के राइपन किया जा सकता है। तो एप्पल जो है वो बेसिकली एथिलीन का सोर्स है, और एथिलीन जो है वो राइपनिंग में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से ग्रीन बनानास को येलो बनानास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी डायग्राम में भी आपको एक कंट्रोल और एक ट्रीटेड एथिलीन दिखाया गया है कि 7 डेज़ तक उसे रखा गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथीन के साथ। तो वो अनराइपन बनाना जो हैं वो राइपन बनाना में कन्वर्ट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सिंथेटिक ऑक्सीजन, जिसमें आप नफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल, प्रोपियोनिक एसिड या 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट आर द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ GA, व्हाट इज़ द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इथीन। तो ये कमर्शियल एप्लीकेशन किसी भी हार्मोन की आ सकती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से हर हार्मोन का फंक्शन भी अच्छे तरीके से याद करना है, वो भी अलग से क्वेश्चन में आ सकता है।